Once again, welcome back to the Glorious Sister classes. And today, in this video lecture, we will learn about trigonometric equations. ठीक है, तो त्रिकोणमितीय समीकरण इसमें पढ़ेंगे और ये है बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो देखते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं. ठीक है, त्रिकोणमेट्रिक इक्वेशन. तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे cos x प्लस sin x इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है? एक त्रिकोणमितीय समीकरण है. क्यों? समीकरण क्या होता है? उसमें दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. ठीक है, किसी की इसमें 3 साइड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी सारी चीज़ें हैं. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस ये सब. जैसे cos x इक्वल टू 1/2 है, ये भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है. sin x इक्वल टू √3/2 है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है. तो किसी भी इक्वेशन में बेसिकली क्या करना होता है कि समीकरण को, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उसका सोल्यूशन निकालना होता है, उसका हल निकालना होता है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को हल करना सीखेंगे. जिस प्रकार से हम लोग दीर्घात समीकरण को हल करना सीखते थे, त्रिघात समीकरण को हल करना सीखते थे. ठीक है, तो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना सीखेंगे. तो देखते हैं कैसे हल करते हैं और इसके कितने रूल्स हैं. ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एट विच इक्वेशन इज सेटिस्फाई. जैसे हमने अगर एक समीकरण लिया sin x इक्वल टू √3/2. ठीक है, तो x का कैसा क्या वैल्यू रखें कि √3/2 आ जाए. तो ये जो बेसिकली हम उसी तरह जान रहे हैं कि √3/2 sin 60 का मान होता है. यानी अगर हम x यहाँ पे π/3 रख दें, ठीक है, यानी π/3 यानी 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा. यानी x का सोल्यूशन क्या हुआ? x का मान क्या रख सकते हैं? π/3. तो जो π/3 है यह इस समीकरण का एक हल है, एक सोल्यूशन है. इस प्रकार से किसी भी समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हल रहे. जैसे द्विघात समीकरण में समीकरण के 2 हल होते हैं, त्रिघात समीकरण में समीकरण के 3 हल होते हैं. लेकिन अगर त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करें तो इसमें किसी भी समीकरण के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं. मान लीजिए एक्स का वैल्यू क्या आ गया? π/3, यानी यह एक सोल्यूशन मिल गया. अब इस प्रकार से बहुत सारे और भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं. आप जानते हैं कि यह अगर हमारा क्वाड्रेंट है तो ASTC रूल हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्या होगा? sin π - π/3. सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड, तो इसमें क्या होगा? साइन प्लस होता है और सेकेंड क्या होता है? π - x होता है, 180 - थीटा. और हमारा जो x क्या मिला है अभी? π/3 मिला है. यानी π - π/3 का मान भी क्या आएगा? π - π/3, यानी π अगर हम ऐसे लिखें साइन π - x इज इक्वल टू क्या होता है? साइन x होगा. ठीक है, इसी प्रकार से π - π/4 क्या होगा? साइन π/4 होगा. या π - π/3 क्या होगा? साइन π - π/3 इज इक्वल टू साइन π. ठीक है, यानी साइन π/3. ठीक है, यानी अगर हम π में से π/3 को घटाएं तो वो भी क्या आएगा? एक समीकरण का हल ही आएगा. यानी इसको अगर हम ऐसे करें तो हो जाएगा साइन 2π/3. तो यानी साइन 2π/3 का मान भी क्या होगा? √3/2. 2π/3 यानी 2 इंटू, अगर हम डिग्री में देखें तो 120 डिग्री. ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का मान भी क्या आ रहा है? √3/2 आ रहा है. यानी 2π/3 भी इसका एक हल हो गया. यहाँ पे π/3 एक हल था, एक और हल क्या मिला? 2π/3. इसी तरह से और भी बहुत सारे हल मिलेंगे. हम जानते हैं कि 2π के बाद वैल्यू क्या होते हैं? फिर से रिपीट होते हैं. ठीक है, हर एक पूरे राउंड के बाद यहाँ पे फिर से वैल्यू रिपीट होते हैं. अगर हम 2π + π/3 लें तो इसका मान भी क्या होगा? यह भी π/3 के बराबर होगा, साइन π/3 के मान के बराबर होगा. जितना वैल्यू इसका आएगा उतना वैल्यू इसका भी आएगा. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6 7 7π/3. ये इसका मान भी क्या होगा? √3/2. इसी प्रकार से 3π/2 पे, 4π + π/3 पे इसका वैल्यू क्या होगा? रिपीट होता ही चला जाएगा. ठीक है, तो यानी 7π/3 पे, 10π/3 पे, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 13π/3 पे, सब पे √3/2 हमें मिलते रहेंगे. इस प्रकार से हमें इस समीकरण के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर सोल्यूशन इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. मतलब इसके अनंत सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे. क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? x इक्वल टू π/3 मिला, फिर से 2π/3 मिला, फिर से 7π/3 मिला, फिर से 10π/3 और 13π/3. इस तरह मिलते ही चले जा रहे हैं. ठीक है, यानी बेसिकली हमें यहाँ पे देख रहे हैं साइन यह कैसे बदल रहा है? 2πn + π/3 के अनुसार ये बहुत सारे इसके समीकरण के हल मिलते ही चले जा रहे हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन से समीकरण हम लोग लिखना है और कैसे समीकरण हमसे पूछे जाएंगे. ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमें इसको जानना है कि कौन से समीकरण क्या है. तो अब समीकरण को कैटेगराइज किया गया कि समीकरण भी 2 प्रकार के हल निकाले जाएंगे. ठीक है,
वो दो प्रकार के हल कौन कौन से हैं, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा होता है कि जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या है। ये था बेसिकली एक एग्जांपल जिसे हम रिलेट कर पाएँ कि हाँ किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के अनंत हल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, बस ऐसा दिखाया गया है। अब जो पढ़ेंगे वो चीज़ है मेन जिस पे एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के हैं त्रिकोणमिति में और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो समीकरण के हल हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के हल निकाले जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है वह क्या है, अगर x का वैल्यू, ठीक है, समीकरण में जो x का वैल्यू है वह 0 से बड़ा या बराबर तथा 2 पाई से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब हमारा जो x का वैल्यू है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच होना चाहिए या इनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस एक लाइन में ये चीज़ हमें जानना है। ठीक है, अब देखिए जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का परिभाषा देख लेते। कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर हम किसी समीकरण के हल को अगर हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक उसका जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल के साथ हम इसे और डीपली समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है, फार्मूला विच कंटेन्स n। इस फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, n होता है, और n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, अगर कोई समीकरण है त्रिकोणमिति में, ठीक है, और उसमें n है तो यानी वो उसका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, और अगर उसका मान x का मान पाई और 2 पाई के बीच है तो क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो एग्जांपल की सहायता सभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पिछले पेज में सॉल्व किया था कि साइन x का वैल्यू हमने √3/2 है, तो x का वैल्यू हमने निकाला था, क्या क्या निकाला था, π/3 निकला था, 2π/3 निकला था, और क्या निकला था 7π/3। इस तरह करके बहुत सारे वैल्यू निकले थे। और हम ध्यान से देखें तो ये जो π/3 और 2π/3 है, यह क्या है, x और 0 और 2 पाई के बीच है। ठीक है, इसका मान क्या है 60 डिग्री, और 2π/3 का मान कितना है आपका 120 डिग्री। तो ये दोनों 0 और 360 डिग्री के बीच है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे। लेकिन यह प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा, क्यों, यह 2 पाई से भी अधिक है। ठीक है, तो ये आपका 7π/3 प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं लिखा जाएगा। इसके आगे के भी और भी जो सारी चीज़ें हैं वो भी प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं लिखी जाएंगी। केवल जो 0 और 2 पाई के बीच में रहेंगे वही उनको ही प्रिंसिपल सोल्यूशन लिया जाएगा। ठीक है, और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जैसा हमने क्या लिखा था, एक n के फॉर्म में लिखा था कि जनरल फॉर्म में, उसको देखते हैं, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा था कि साइन π/3 का अगर हम किस प्रकार से बदल रहा था, 2 पाई प्लस π/3, 3 पाई प्लस π/3, हर पाई पे बदल रहा था। यानी हमने लिख दिया था कि प्रत्येक पाई डिग्री रोटेट करने के बाद हमारा एंगल क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा था 2n पाई प्लस π/3, ऐसा करके लिखा था। तो ये जो n के फॉर्म में लिखा गया है ये क्या हो जाएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आगे एग्जांपल की सहायता से उसको देखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन सारे त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अलग अलग होता है, साइन के लिए अलग अलग होता है, कॉस के लिए अलग, टेन के लिए अलग। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो उसको हम अगले कुछ समय के बाद अभी सीखेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसमें केवल प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, करा फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, x का मान किसके किसके बीच होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच होना चाहिए, तभी वो कहेगा प्रिंसिपल सोल्यूशन। उसको हमने PS लिखा शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 10x इज इक्वल टू -1/√3। 10 का सबसे पहले देख रहे हैं मान आया है माइनस में, तो 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो हम देख रहे हैं पहले में तो सारे प्लस, इसमें सेकंड में 10 केवल तीसरे में प्लस है, और पहले में तो सभी प्लस हैं तो 10 भी होगा। यानी दूसरे में और तीसरे में 10 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और दूसरे और तीसरे में वैल्यू कितना होता है, दूसरे और तीसरे में जो वैल्यू होता है, यह बेसिकली देखा जाए तो किसका, ये 33 का मान है, यानी इसको लिखते हैं 10π/3। ठीक है, नहीं π/6। ठीक है, तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी ए वैल्यू मिलेगा निगेटिव में, और दूसरा क्या होता है π-θ या π-x। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं π/6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 π-π/6 जो होगा। ठीक है, यह कितना वैल्यू देगा, -1/√3 देगा। क्यों, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में 10 का मान माइनस मिलेगा। ठीक है, तो
क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 का जो मान होगा, यहाँ पे अगर हम देखें 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस 10 एक्स, और एक्स क्या है, ये जो चीज़ें हैं पाई बाई 6 है, तो यानी मान आ जाएगा 10 पाई बाई 6, यानी इसका मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ऐसे दिखाया गया है। तो हम 10x की जगह लिख सकते हैं 10 पाई माइनस एक्स, और x हम देख रहे हैं x का वैल्यू क्या यहाँ पर रखेंगे तो 1/√3 आएगा, पाई बाई 6 रखेंगे, और हमने माइनस साइन पहले से लगा लिया है, तो जाहिर सी बात है 10x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 6 का जो मान होगा वह इतना आ जाएगा -1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम 10x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10, यहाँ से अगर हम घटाते हैं 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 पाई बाई 6, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों साइड से 10 हटा देंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये तो पहला। अभी एक और इसका हल निकल सकता है, वो मिलेगा चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि चौथे में भी 10 का मान माइनस होता है, तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वह वाला ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर 10 का मान माइनस में दिया है। तो चौथे में क्या होता है कि 10x, देखो चौथे में क्या होता है 10 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है -10x। ठीक है, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं 10 2 पाई, हम माइनस किसके लिए डिफाइन कर रहा है, पाई बाई 6 के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10, 6 दूना 12, 12 में से जाएगा 11 पाई बाई 6, तो x का वैल्यू क्या होगा 11 पाई बाई 6। अब इसके बाहर का हल नहीं लेना है। अभी चौथे में एक चीज़ और आता है कि 10x इज इक्वल टू, चौथे में एक चीज़ और होता है 10 माइनस एक्स, ये भी चौथे में है, लेकिन इसमें क्या होगा 10 का मान हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर हम 10x की तुलना करेंगे, ठीक है 10 माइनस एक्स का मान क्या है पाई बाई 6, तो x का मान माइनस पाई बाई 6 है, लेकिन यह वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 और 2 पाई के बीच नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, केवल कौन सा लेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच होगा। ठीक है, तो ये वाला हमें हल लेना ही नहीं है, केवल हमें क्या क्या लेना है, ये वाला 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, क्योंकि 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 ही 0 और 2 पाई के बीच हैं, और हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इक्वल टू कौन क्या क्या है 5 पाई बाई 6, और प्रिंसिपल सोल्यूशन x इज इक्वल टू लिखेंगे 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी, जनरली दो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जांपल। अब हम सीखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया 10x इक्वल टू 10 पाई बाई, इसको हमने सबसे पहले देखा कि 10 कहाँ माइनस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्या होता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका मान है 33 का मान होता है, तो पाई में से 30 घटा यानी पाई बाई 6, तो ऐसा है पाई बाई 6, तो x से तुलना किया ऐसा। फिर से हमने देखा कि चौथे में भी 10 माइनस होता है, तो चौथे में क्या होता है 2x माइनस थीटा, तो आ जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, यानी वही चीज़। तो यहाँ पे आप इसको घटाएंगे तो 11 पाई बाई 6, यानी x का वैल्यू ये आया और ये आया। यही दोनों क्या होंगे इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों 0 और 2 पाई के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमें। ये कैसे हमें पता चला कि 0 और 2 पाई के बीच है? अगर हम इसको डिग्री में बदलें, पाई जब 180 रखेंगे, 4 18 30 3 5 15 150 डिग्री, जो 0 और 2 पाई के बीच है। और ये 7 भी है, तो आपका 3 से कटेगा 3 से 18 और नहीं 6 18 210, ये 210 है और ये 150 है। दोनों आपको 0 और 360 डिग्री के बीच पाए जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। अब देखते हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन। अब है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि हमें तीन चार चीज़ें उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आएगा, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो वहाँ पे जनरल सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1 पे पावर एन इंटू वाई, जहाँ एन क्या है, एन इज़ अ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कोई भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक जो भी पूर्णांक संख्या है, -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तक, ये सब इंटीजर नंबर। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल हल होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, व्यापक हल, इसे हम हिंदी में कहते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस -1 पे पावर एन इंटू वाई। ठीक है, ये केवल -1 पे पावर एन है इंटू वाई, ये वाला एंगल है। ठीक है, दूसरा अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई है, इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स में भी नहीं हमारे, तो केवल हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, दूसरा
इसको याद करेंगे और डायरेक्ट यूज करेंगे। दूसरा क्या है, cos x इक्वल टू cos y है, तो इसका व्यापक हल क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या, अगर 10x इक्वल टू 10y है तो व्यापक हल क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, ठीक है। तो 10 में ऐसा होता है n पाई प्लस वाई, n एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे दो विशेष चीज़ें यहाँ पे, अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो x का मान यानी जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल x इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा, n इंटीजर होना चाहिए। और अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x का मान क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n का है एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है, या तीनों में से कोई भी चीज़ हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई है, तो इन तीनों के लिए जनरल सॉल्यूशन जो है व्यापक हल एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 6 फार्मूले हैं, ठीक है। ये 6 फार्मूलों को हम याद करेंगे तभी हमारा एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व होगा। तो एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने से पहले इसको हमें याद करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया। अब इसका जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हमें और क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल जो किताब में दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक समीकरण साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, अब सोल्यूशन केवल लिखा है, ये नहीं क्या है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है कि जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों निकालना है यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जब कुछ नहीं दिया है तो। और जनरल सोल्यूशन निकालने से पहले हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा क्वाड्रेंट है, हमारा साइन है माइनस में, साइन माइनस कहाँ कहाँ होता है, यहाँ तो साइन प्लस होता है, हाल में तो प्लस होगा ही, यानी तीसरे में और चौथे में हमारा साइन क्या होगा, माइनस होगा, और तीसरा और चौथा ये है, ठीक है। अब यह अगर हम बेसिकली देखें तो किसका मान है, ये है साइन 60 का मान, यानी पाई/3 का मान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। हम जानते हैं तीसरे और चौथे में क्या होगा, इसका मान माइनस आएगा, तो तीसरा क्या होता है, पाई प्लस एक्स होता है, और चौथा क्या होता है, 2 पाई माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, तीसरे में जाएंगे तो लिख सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स, यानी पाई प्लस और एक्स क्या है आपका, ये बेसिकली पाई/3 का मान होता है, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जनरली हो जाएगा माइनस साइन पाई/3, उसका मान उतना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 4 पाई/3, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4 पाई/3। और एक और ये पहला जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये आ गया आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पूरा लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। दूसरा क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स, तो तब हम क्या करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 2 पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, ये किसका मान होता है बेसिकली, ये होता है पाई/3, यानी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/3, ठीक है। अब तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट क्यों लिया गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों में केवल साइन का मान माइनस होता है, और हमारा जो साइन है वो माइनस में ही आया है, इसीलिए। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3, यानी इसको घटाएंगे तो क्या होगा 6 में से पाई जाएगा 5 पाई/3, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 पाई/3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू आया 4 पाई/3 और 5 पाई/3। अब इसके बाद निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन का एक्स का वैल्यू छोटा है वो वाला उठाएंगे, जैसे इसमें छोटा है 4 पाई/3 छोटा है, 5 पाई/3 बड़ा है, तो ये वाला हम उठाएंगे, यहाँ आएंगे, लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4 पाई/3, ठीक है। तो अभी हमने एक जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए साइन में फार्मूला पढ़ा था कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन हमने बताया था एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, ऐसा बताया था हमने। तो इसी का यूज इसमें करेंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स है, ये पूरा क्या है वाई है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन पूरे लिखना चाहिए इसको, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई की जगह पे क्या है 4 पाई/3, ये होगा आपका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालते समय हमेशा छोटा वाला एंगल लेना चाहिए, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन में छोटा आया है वो वाला लेना है,
तो इसमें छोटा आ रहा था तो ए वाला हमने उठाया, इसका तुलना किया साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स का वैल्यू होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू वाई। तो यहाँ पे आपका जनरल सोल्यूशन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू 4π/3, क्योंकि वाई का मान कितना है 4π/3 से। ठीक है, तो ये निकला इसका जनरल सोल्यूशन। और यहाँ पे साइड में लिख देंगे कि n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपकी किताब के एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा हमारा। यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई/3। ठीक है, तो केवल कहा है समीकरण को हल करो, तो समीकरण को हल करने के लिए इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालेंगे और जनरल सोल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन, तभी हम लोग जनरल सोल्यूशन तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो फार्मूला है अलग अलग ये दिया हुआ है, एक tan है एक cot है, तो सबसे पहले इसको भी tan में बदल सकते हैं। ठीक है, तो cot को tan में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जानते हैं कि अगर हम tan 90 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस cot x होता है ना, तो हम cot x बराबर माइनस cot x बराबर लिख सकते हैं 90 प्लस एक्स, और ये पूरा एक्स है, मान जाइए पाई प्लस पाई/3 पूरा एक्स है, तो हम माइनस कोट एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 10 पाई/2 प्लस एक्स प्लस पाई/3। अगर ये फिर से जाएगा तो 10 90 प्लस थीटा यानी हो जाएगा माइनस कोट थीटा, ये चीज़। तो हमने क्या किया, इसको बेसिकली कोट को 10 में बदला क्योंकि इस साइड में भी 10 है। ठीक है, तो समीकरण के दोनों साइड को एक ही प्रकार के त्रिकोणमितीय रेशियो में रखते हैं, तो 10 में या तो कोट में, मतलब या तो 10 में साइन में कॉस में, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो tan 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई/3 प्लस एक्स प्लस पाई/3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई/2 प्लस एक्स, और दूसरे में क्या होता है 10 माइनस होता है, साइन प्लस होता है, और पाई/2 है वाई एक्सिस पे है, पाई आता है, इसलिए हमारा फंक्शन बदल गया 10 से कॉट में, इसलिए कॉट से हमने 10 में बदल दिया। ठीक है, तो ये इसको चेंज बेसिकली किया गया है। कैसे चेंज किया गया है ये हमने बताया। अब क्या करना है इसको, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं tan 2x इक्वल टू 10, यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 और यहाँ पे x प्लस पाई/3, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब हमने लिखा tan 2x इक्वल टू 10, अब पाई/2 में पाई/3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाई/2 में पाई/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई/6, ऐसा कुछ हमने किया, यानी 5 पाई/6 हो जाएगा। यानी इसको और इसको जोड़ा तो क्या आ गया 5 पाई/6 प्लस क्या आ गया x। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल डायरेक्ट हमें क्या निकालना है कि इसका जनरल सोल्यूशन, पहले जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, नहीं प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। तो दोनों साइड 10 है, 10 को हटा दिया तो 2x इक्वल टू क्या मिला 5 पाई/6 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से 2x को इधर करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 5 पाई/6। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन भी। ये तो हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, x इक्वल टू 5 पाई/6। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। हम देख रहे हैं 2x इक्वल टू 10 5 पाई/6 है प्लस क्या है x है। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर 10x इक्वल टू 10y होगा तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस y, ऐसा हमने बताया है, जहाँ n क्या है सेट ऑफ इंटीजर नंबर, यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल n इज सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, हम 2x को x मानेंगे और y मानेंगे 5 पाई/6 प्लस x को, और इस फार्मूले के अनुसार चेंज करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, x बराबर 2x है मान लीजिए, क्या मिलेगा n पाई प्लस y की जगह पे क्या है 5 पाई प्लस 5 पाई/6 प्लस x। अब हम x को एक साइड में कर देंगे तो 2x इधर आएगा तो घटेगा इसमें, इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा n पाई प्लस 5 पाई/6, तो ये n के फॉर्म में है तो यानी ये जनरल सोल्यूशन है। तो ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, और ये आया था आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है,
तो ऐसे निकालते हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने से पहले ये जो फार्मूला निकाला गया है जनरल सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को जरूर याद होना चाहिए। कहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे ये सब हम वहाँ पे सीखेंगे, और उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के वीडियो लेक्चर में।